स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। कौन है ये है नफ्ताली बेनेट। और नफ्ताली बेनेट माना जाता है नेतन्याहू तो फिर भी इनकी तुलना में उतने आक्रामक नहीं हैं, उतने राइट विंग के नहीं हैं जितना नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली बेनेट ने एक बयान दिया और कहा कि हम सऊदी अरब के साथ और इंडोनेशिया के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा करेंगे। अब यहाँ सऊदी अरब और इंडोनेशिया कहाँ से आ गया जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ सऊदी को छोड़ भारत अल्जीरिया की तरफ क्यों मुड़ गया है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में किसे देख रहे हैं आप? ये है खलीफा। ये इराक पहुंचे हैं और इराक में जो मिलिशिया ग्रुप है उस मिलिशिया ग्रुप को सांत्वना देने, उनके साथ तालमेल बढ़ाने के लिए बैठे हैं। भाई अमेरिका और तुर्की वगैरह ने जो तुम्हारे ऊपर हमले शमले किए हैं उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है इनका यहाँ खड़ा होना। मैंने पहले भी कहा था और अब आप धीरे धीरे वो सच होते हुए देखेंगे किस तरीके से पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखी है। 9 अगस्त के तड़के सुबह सऊदी अरब के जीजान शहर में सऊदी अरामको की एक तेल रिफाइनरी में अचानक आग भड़क उठती है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने ड्रोन से इस रिफाइनरी को निशाना बनाया, ये कहते हुए कि सऊदी अरब के उन ड्रोन हमलों का जवाब था जो सादा और हज्जा प्रांतों में किए गए। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इससे पहले ही हूतियों ने सऊदी के नजनान इलाके पर भी हमला किया था और यमन में सऊदी समर्थित सेनाओं पर बड़े पैमाने का हमला बोला जिसमें कई सैनिक मारे गए। स्क्रीन पर वीडियो भी रिलीज किए गए इस तरीके के। एक चिंगारी पूरे बारूद के ढेर को उड़ा सकती है, ये चीज यहाँ देखने को मिल रही है। और ये चिंगारी दरअसल फरवरी से सुलग रही थी। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधा सैन्य हमला बोल दिया। तब से लेकर अब तक ये जंग रुकी नहीं बल्कि फैलती चली गई है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही जो यमन में सक्रिय हैं, उन्होंने ईरान के इशारे पर सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक अमेरिका अपनी शर्तें वापस नहीं लेता है बातचीत नहीं होगी। सऊदी अरब जो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं था अब इसकी आंच में झुलसने लगा। मार्च में ही रास तनूरा के एक रिफाइनरी पर पहला ड्रोन हमला हुआ और तब से लेकर अगस्त तक ये सिलसिला रुका नहीं है। और अब यहाँ सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ा है? दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये वो सकरा रास्ता जहाँ से सऊदी का अच्छा खासा तेल गुजरता है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आ चुकी है कि जान है तो जहान है, ये वाली सोच तेल कंपनियों के अंदर आने लगी है। वे अपने जहाजों को इस खतरनाक रास्ते से बचाने के लिए तरीके ढूंढने लगे हैं। यहीं से एक दिलचस्प चाल भी सामने आई। सऊदी अरब ने ओमान के तट के पास से तेल बेचना शुरू कर दिया, यानी अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे खतरनाक हिस्से से बचाकर सीधे ओमान की खाड़ी से शिप टू शिप तरीके से तेल बेचना। ठीक वैसे ही जैसे यूएई पहले से करता आ रहा था। इसे डार्क सेलिंग कहा जाता है, यानी बिना ज्यादा शोर मचाए चुपचाप अपने तेल के जहाजों को सुरक्षित रास्तों से निकालना। जान बचाकर भागना बुरी बात नहीं है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई दोनों को हॉर्मुज को लेकर कितना डर सता रहा है ये दिखता है। लेकिन सिर्फ रास्ता बदलना काफी नहीं था। सऊदी अरब और यूएई ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब उन्होंने फैसला किया है कि अपने तेल के भंडार को खाड़ी से दूर एशिया में सुरक्षित जगहों पर भेजेंगे। दोनों देशों ने जापान से गुजारिश की है कि उनके यहाँ जमा किए गए कच्चे तेल के भंडार को 10 गुना तक बढ़ाने की इजाजत दी जाए। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, 10 को पुरानी है। जापान अपने यहाँ सऊदी अरामको और यूएई के एडनॉक कंपनी को मुफ्त में तेल भंडारण के लिए जगह देता आया है। बदले में ये शर्त होती है अगर जापान को कभी आपातकालीन स्थिति में तेल की जरूरत पड़े तो उसे हक मिलेगा। लेकिन अब जब हॉर्मुज का खतरा इतना बढ़ गया है तो दोनों खाड़ी देश चाहते हैं कि उनका सुरक्षित तिजोरी वाला ये भंडार कहीं ज्यादा बड़ा हो जाए। अंडे कई टोकरियों में रखो, ये पुरानी सीख है। सऊदी अरब और यूएई अब उस चीज पर और आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इन सब का भारत से क्या नाता है? इसका जवाब मिलता है सबसे पहली बात तो भारत का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी अब अल्जीरिया की तरफ मुड़ गई है। अल्जीरिया की सरकारी कंपनी सोनाट्रैक से रसोई गैस यानी कि एलपीजी खरीदने की तैयारी में है। 2027 से हर महीने 45 से 55 हजार टन एलपीजी अल्जीरिया से मंगाई जाएगी। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण बड़े गैस टैंकरों के जरिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहां से गुजरने वाले तेल गैस आपूर्ति में बार बार होने वाली रुकावट। इसलिए IOC अब अपने आपूर्ति का दायरा बढ़ा रहा है। अल्जीरिया के अलावा अमेरिका से भी LPG खरीद रहा है। ये ठीक वैसी ही सोच है जैसे सऊदी अरब और UAE जापान में अपना तेल भंडार करना चाहते हैं। एक ही थैले में भरोसा मत करो, कई थैले साथ रखो। फर्क सिर्फ इतना है कि खाड़ी देश अपना बेचे जाने वाले तेल का बीमा कर रहे हैं और भारत अपने खरीदे जाने वाले ईंधन का बीमा कर रहा है। दोनों की चिंता एक ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझ लेनी चाहिए, अल्जीरिया से LPG आने का मतलब ये नहीं है कि सिलेंडर तुरंत सस्ता हो जाएगा। अल्जीरिया की कीमतें सऊदी अरामको के तुलना में कुछ कम जरूर है, लेकिन असली दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ढुलाई खर्चा, टैक्स, इन सब पर निर्भर करती है। पर हाँ, इतना है जिस तरीके से सऊदी अरब को समस्या आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या आ रही है, भारत अपने लिए नई चीजें जोड़ रहा है कि भारतीयों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज, मैंने क्यों कहा कि नेफ्ताली बेनेट कह रहे हैं कि सऊदी अरब और इंडोनेशिया से रिश्ते अच्छे करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? सऊदी अरब ने तो अभी अभी तुर्की के साथ जोड़ा बनाया है। तो आपको बता दूं, जो मेन मकसद है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हूती हमले और ज्यादा बढ़े हैं। 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जॉइंट एग्रीमेंट किया। ठीक उसी दिन जब हूतियों के हमले सबसे तेज थे, सऊदी अरब पर लगातार बढ़ रहा है खतरा। इस तरीके के नाटो बनाने के बावजूद उनके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने डर से एक गठजोड़ तो बना लिया, लेकिन इस गठजोड़ से उन्हें फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि सऊदी अरब ने जो सोचकर ये गठबंधन किया था, वो गठबंधन कहीं से भी उनके काम आता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि अब ये दिख रहा है कि सऊदी अरब का पैसा अब और कई जगहों पर जाए। फिलहाल के लिए नाटो का ऐलान कर देना, आर्टिकल 5 जैसी सुविधा का ऐलान कर देना, वो सिर्फ कागजी लग रही हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल भी नहीं लग रही है। खैर, अब भारत ने तो जगह जगह अपने रिश्ते इस तरीके से बनाए हैं कि अपनी आपूर्ति को कहीं न कहीं से पूरा कर रहा है। पर सऊदी के लिए समस्या ये है कि सऊदी ये गठबंधन बनाकर भी किसी फायदे में नहीं दिख रहा है। आने वाला समय बड़ा मनोरंजक होने वाला है, क्योंकि सऊदी के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, और अंत में सऊदी को ये भी समझ में आएगा कि उसके पैसे की बर्बादी होती जा रही है। वैसे अब सऊदी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो पूछे पाकिस्तान से भी और तुर्की से भी कि भाई मैं कब तक हूती विद्रोहियों के हमले झेलता रहूंगा और कब ये तुम्हारा आर्टिकल 5 जैसा प्रावधान लागू होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई भविष्य है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।